हेलो, नमस्ते, वेलकम। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत ये आज की हमारी क्लास होने वाली है। पॉलिटी स्पेशल बैच में पॉलिटी से संबंधित या संविधान से संबंधित जितने भी टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सभी टॉपिक्स यूट्यूब पर आपको पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध होने वाले हैं। पॉलिटी स्पेशल बैच नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें ये सभी टॉपिक्स आपको उपलब्ध होने वाले हैं, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। लेकिन बैच को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो बैच डिजाइन किया गया है वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है, लेकिन मुख्य फोकस जो किया गया है या कोर्स को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि सिविल सर्विसेज से संबंधित, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए खास तौर पर इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो आइए इसी कड़ी में हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। आप सभी लोगों ने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी होगी कि डोंट जज ए बुक बाय इट कवर, यानी किसी पुस्तक के जो पहला पेज है, कवर है, उसके आधार पर उस पुस्तक को जज नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत के संविधान के मामले में ये सारी कहावत है वो क्या हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है। क्यों गलत सिद्ध हो जाती है? उसका कारण है भारत के संविधान की जो पुस्तक है उसका जो पहला पेज है उस पे भारत के संविधान की प्रस्तावना का लिखा होना, और भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान की पूरी कहानी कह देती है। तो इस प्रस्तावना को पढ़कर कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान को जज कर सकता है। इसलिए भारत के संविधान के संदर्भ में मैंने कहा कि ये कहावत गलत सिद्ध हो जाती है कि डोंट जज ए बुक बाय इट कवर। भारत के संविधान की बुक को इसके कवर से जज किया जा सकता है क्योंकि उसके कवर पर है भारत के संविधान की प्रस्तावना। वैसे तो सभी विद्यार्थियों को, विशेष तौर पे विद्यार्थियों को तो होनी ही चाहिए, और आम भारतीय नागरिकों को भी भारत के संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी के कारण जो अधिकार हमें प्राप्त हैं वो इस प्रस्तावना के पीछे ही हमें प्राप्त हैं। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये प्रस्तावना तो कम से कम याद होनी चाहिए, लेकिन याद नहीं होती है, नहीं रटा जाता है, कोई बात नहीं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, टुकड़ों में बांटकर हम देख सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना आखिर कहना क्या चाहती है। तो आइए देखते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या कहना चाहती है। उसको देखने से पहले हम कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे कि वो आखिर कहती क्या है। दूसरा, प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द हैं उन शब्दों का क्या अर्थ निकलेगा उसकी हम बात करने वाले हैं। प्रस्तावना से संबंधित समय समय पर जो न्यायालयवाद हुए हैं, कोर्ट केसेस हुए हैं, उनमें न्यायालय ने किस प्रकार का निर्णय दिया है उसकी हम बात करेंगे। और अंत में हम प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना की विषय वस्तु के बारे में कि प्रस्तावना में किस किस प्रकार की बातें कही गई हैं। वैसे तो पूरी प्रस्तावना आपको लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लाइन बाय लाइन आप याद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द या कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य जो इस प्रस्तावना में बताए गए हैं उन्हें आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहली चीज, प्रस्तावना में क्या कहा गया है, भारत को कैसा देश बनाने की बात कही गई है। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि प्रस्तावना में भारत को कैसा देश बनाने की बात कही गई है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात कही गई है। तो सबसे पहली बात जो प्रस्तावना में की गई है वो है भारत को कैसा देश बनाने की, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात कही गई है। उसके बाद प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, और किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कही गई है। साथ ही साथ स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है। कैसी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके बाद प्रस्तावना में बात की गई है समानता की, और समानता कैसी? प्रतिष्ठा व अवसर की समानता देने की बात कही गई है। उसके बाद बात की गई है भाईचारे की या बंधुत्व की। इसी के साथ व्यक्ति की गरिमा की, राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात की गई है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना को टुकड़ों में तोड़कर हम क्या कर सकते हैं, याद आसानी से कर सकते हैं। पहला किस प्रकार से याद करेंगे, पहला भारत को किस प्रकार का राज्य बनाने की बात कही गई है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा, न्याय देने की बात कही गई है। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तीसरा, स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। कैसी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की। चौथा क्या बात की गई है, समानता प्रदान करने की बात की गई है। किस प्रकार की समानता? सभी लोगों को प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्रदान करने की बात। उसके बाद भाईचारे की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है।
तो इस प्रकार से कुछ शब्दों को हमने देखा जो प्रस्तावना में प्रयोग किए गए हैं। अब हालांकि प्रस्तावना में केवल शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इन शब्दों का अर्थ वास्तव में क्या होता है उसे हमें देखना होगा। जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु देश बनाने की बात कही गई है। तो संप्रभु देश बनाने का तात्पर्य है भारत को एक ऐसा देश बनाना जिसके अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसके पास हो, सर्वोच्च सत्ता भारत की स्वयं की सरकार के पास में हो। भारत देश स्वयं क्या कर सकता है, किसी अन्य देश को अपनी कुछ भूमि दे सके और अन्य देश से क्या कर सके, भूमि ले सके। इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार का निर्णय लेने का यदि अधिकार होता है तो उसे संप्रभुता कहते हैं, और ऐसी संप्रभुता भारत को प्राप्त होगी, ऐसा प्रस्तावना में कहा गया है। साथ ही साथ आगे भारत को किस प्रकार का राज्य बनाने की बात कही गई है, समाजवादी। समाजवादी किस प्रकार का समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवाद, ना कि साम्यवाद। अब समाजवाद और साम्यवाद में अंतर होता है, क्या अंतर होता है ये देख लेते हैं। समाजवाद का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार देना, यानी जिस व्यक्ति को ज्यादा आवश्यकता है उसे ज्यादा देना और जिस व्यक्ति को कम आवश्यकता है उसे कम लाभ देना, ये तो होता है समाजवाद। दूसरा होता है साम्यवाद। साम्यवाद के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को बराबर चीजें प्रदान करना, बराबर प्रकार के लाभ प्रदान करना, चाहे किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता कम हो या ज्यादा हो, सभी को जब बराबर लाभ प्रदान कर दिए जाते हैं तो उसे साम्यवाद कहा जाता है। जबकि समाजवाद के अंतर्गत जो कमजोर वर्ग है उसको अधिक लाभ प्रदान किए जाते हैं, और जो कम कमजोर वर्ग है या फिर अपेक्षाकृत अधिक मजबूत वर्ग है समाज का, उसको क्या किया जाता है, कम लाभ प्रदान किए जाते हैं। तो ये एक स्पष्ट अंतर है समाजवाद और साम्यवाद में। तो भारत को समाजवादी, किस प्रकार का समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य बनाने की बात कही गई है, ना कि साम्यवादी देश बनाने की बात कही गई है। उसके अलावा पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, भारत को पंथ निरपेक्ष देश बनाया जाएगा। लेकिन किस प्रकार की पंथ निरपेक्षता, हालांकि प्रस्तावना में केवल पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, लेकिन इसके अर्थ के पीछे हम जाएं तो भारत को सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की बात कही गई है। किस प्रकार से कही गई है और कैसे कही गई है, क्योंकि भारत के संविधान के जब मूल अधिकारों को हम पढ़ेंगे संविधान में तो हम देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो भाग है उसमें यह कहा गया है कि क्या करेगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भारत क्या नहीं करेगा, भारत में किसी भी धर्म को सरकार द्वारा क्या नहीं की जाती, सहायता प्रदान नहीं की जाती, अपितु सहायता देने में विभेद नहीं किया जाता। इसी का तात्पर्य है सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। सकारात्मक पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य सरकार क्या करेगी, धर्मों को सहायता तो प्रदान करेगी, ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म को कोई सहायता नहीं देगी सरकार, लेकिन सहायता देने के मामले में किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगी। तो सभी धर्मों को राज्य से समान रूप से सहायता प्राप्त होगी। इसी को क्या कहा जाता है, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। जबकि नकारात्मक पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है सरकार का न्यूट्रल रहना, धर्म के विषय में न्यूट्रल रहना, किसी भी धर्म को किसी प्रकार की सहायता प्रदान न करना। पश्चिम के देशों में जो पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म प्रचलित है वो किस प्रकार की है, नकारात्मक प्रकार की, नेगेटिव सेकुलरिज्म। लेकिन भारत में जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव टाइप की सेकुलरिज्म है। किस प्रकार की, सकारात्मक प्रकार की पंथ निरपेक्षता है, जिसके अंतर्गत सभी धर्मों को समान प्रकार की सहायता सरकार से प्राप्त होती है, राज्य से प्राप्त होती है। तो ये कुछ शब्दों का अर्थ जो कि संविधान की प्रस्तावना में क्या हुए हैं, प्रयोग में लिए गए। उसके बाद आगे कुछ और शब्दों को देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने की बात कही है। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत में सर्वोच्च जो सत्ता होगी वो लोगों में निहित होगी। ये आप सभी को मालूम है, सर्वोच्च सत्ता लोगों में किस प्रकार से निहित है, क्योंकि लोगों की वोटिंग से या मताधिकार से ही क्या बनती है, सरकार बनती है। प्रतिनिधित्व संसदीय प्रणाली भारत में प्रचलित है, अर्थात भारत के लोग ही क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं। कार्यपालिका का तात्पर्य है प्रधानमंत्री और मंत्री सभी के सभी किसके प्रति, विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। और विधायिका का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, लोगों द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से तो किसके प्रति, विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन विधायिका का चुनाव या हम कह सकते हैं एमपीज का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, लोगों द्वारा। तो इस प्रकार से जो कार्यपालिका होती है अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के प्रति भी क्या होती है, जिम्मेदार होती है। समय समय पर चुनाव करे जाते हैं।
तो किसी भी सरकार को चुनाव समय पर सामयिक चुनाव होने के कारण, हर 5 साल में चुनाव होने के कारण सरकार को क्या करना पड़ता है, लोगों के लिए कार्य करना पड़ता है ताकि अगले चुनाव में उन्हें बहुमत प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ विधि के शासन की स्थापना की गई है। विधि के शासन का तात्पर्य है विधि की नजर में या कानून की नजर में सभी लोगों का समान होना। तो इन सभी कारणों से भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक प्रकार का गणराज्य, जो कि प्रस्तावना में क्या की गई थी, उम्मीद की गई थी, उस प्रकार के लोकतांत्रिक गणराज्य के क्या करता है, मूर्त है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वयस्क मतदान का होना भी क्या करता है, लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या है, एक पहचान है। तो इस प्रकार से भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना है। राजनीतिक कैसे, मताधिकार सभी को प्राप्त होना। सामाजिक कैसे, सामाजिक सुविधाएं सभी को बिना किसी विभेद के प्राप्त होना। और आर्थिक कैसे, आर्थिक लोकतंत्र कैसे, आर्थिक जो मौके हैं या हम कह सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का क्या करने का, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार से धन कमाने की स्वतंत्रता है, अन्यथा यदि ये अवैध न हो तो। इस प्रकार से सभी प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हो, भारत में स्थापित होता है। उसके बाद भारत को क्या बनाने की बात कही गई है, गणराज्य। तो गणराज्य का तात्पर्य है ऐसा देश या ऐसा राज्य जिसके मुखिया का चयन किसके द्वारा किया जाता हो, निर्वाचन के द्वारा किया जाते हो। और आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत का जो मुखिया है वो कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का हमारे यहाँ क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, ना कि ये कोई पद है या हम कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाला पद नहीं है, जैसा कि इंग्लैंड में व्यवस्था है। इंग्लैंड में जो राजा होता है वही क्या होता है, मुखिया होता है। लेकिन भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं अपनाई गई। भारत में जो मुखिया या राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन के माध्यम से क्या होता है, चयन किया जाता है। उसके बाद न्याय की बात जो प्रस्तावना में की गई है वो किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की जो बात की गई थी उसमें आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि आय के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से भेदभाव राज्य नहीं करता है। इसी प्रकार राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है सभी को समान प्रकार के अधिकार प्राप्त होना। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी नागरिकों से समान प्रकार का व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रस्तावना में आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात कही गई है उसके भावार्थ को हमने पहचाना, देखा। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में कही गई है और स्वतंत्रता का तात्पर्य है सभी को अपनी उन्नति करने के अवसर प्राप्त होना है। यानी सभी लोगों को अपना डेवलपमेंट, अपनी उन्नति करने के अवसर यदि प्राप्त होते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता कहा जाता है। लेकिन विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में या भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात कही गई है वो असीम, अनलिमिटेड प्रकार की नहीं है, अनलिमिटेड प्रकार की नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भारत में जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, उस पर राज्य क्या कर सकता है या सरकार क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है वो जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है वो असीम प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, सकारात्मक प्रकार की स्वतंत्रता है, नकारात्मक प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। उसके बाद समानता की बात की गई है। समानता का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त न होना। तो भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी समानता की बात भारत की प्रस्तावना में की गई है। साथ ही भारत की एकता और अखंडता की जो बात की गई है उसका तात्पर्य है भारत मनोवैज्ञानिक रूप से और भौगोलिक रूप से भी अखंड होगा। यानी भारत के लोगों के बीच में भाईचारे की बात की गई है, तो भाईचारे के माध्यम से भारत मनोवैज्ञानिक रूप से भी सभी भारतीय आपस में जुड़े हुए होंगे और भौगोलिक रूप से भी इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी कि सभी लोग आपस में क्या रहें, भारत के जुड़े रहें, या भारत के सभी जो भाग हैं, भूभाग हैं, वो एक देश के रूप में पहचाने जाएं। वही कहलाता है एकता और अखंडता। अब बात करेंगे हम प्रस्तावना से संबंधित कुछ न्यायालय वादों के बारे में। प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न न्यायालय के सामने आए और उनमें यह प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, और यदि संविधान का प्रस्तावना भाग है तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इन विवादों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर कुछ फैसले दिए गए। इन फैसलों में से पहला जो महत्वपूर्ण वाद है वो है बेरुबारी वाद,
जो कि 1960 में न्यायालय के समक्ष आता है। और इसका जो विषय था वो ये था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, क्या उसमें संशोधन हो सकता है या नहीं। तो इस वाद में न्यायालय ने ये निर्णय सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का संशोधन प्रस्तावना में नहीं किया जा सकता, ऐसा न्यायालय ने कहा। उसके बाद एक और वाद, केशवानंदन वाद, जो कि बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध एक कोर्ट केस है, बहुत प्रसिद्ध वाद है भारतीय संविधान के संदर्भ में। इस वाद में जो पिछला फैसला, पिछला निर्णय अपना दिया था कोर्ट ने, न्यायालय ने, वो माननीय न्यायालय बदल देता है और कहता है कि हाँ, प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, और इस प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन ये परिवर्तन इस प्रकार से किया जा सकता है कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित ना हो। संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, इसको हम जो हमारी मूल अधिकार वाली क्लास है उसमें समझने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि केशवानंदन भारती जो वाद था 1973 में, प्रस्तावना के संबंध में, उस वाद में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये संशोधन इस प्रकार का होना चाहिए कि मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित न करे। तो यहाँ इस वाद से क्या स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावना को क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। पुनः LIC वाद 1985 में एक LIC वाद आता है 1955 में। इसमें क्या किया जाता है, इस निर्णय को और अधिक स्पष्ट किया जाता है और कहा जाता है कि जी हाँ, प्रस्तावना क्या है, संशोधनीय है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रस्तावना से संबंधित 3 प्रमुख वाद थे जिनमें प्रस्तावना के संबंध में कुछ निर्णय न्यायालय द्वारा दिए गए। वर्तमान की स्थिति की यदि हम बात करें तो वर्तमान की स्थिति के अनुसार प्रस्तावना क्या है, संशोधनीय है और संविधान का भाग है। संशोधनीय है, इसका तात्पर्य क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ये हुई कुछ न्यायालय वादों की बात। आगे चलते हैं, प्रस्तावना से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको अक्सर परीक्षा में प्रस्तावना के संदर्भ में पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या तथ्य। सबसे पहली चीज कि प्रस्तावना को स्वीकृत, अधिनियमित और अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। स्वयं प्रस्तावना में ये बात लिखी हुई है कि आज तारीख 26/11/1949 को हम इस प्रस्तावना को स्वीकृत, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। दूसरा, कई बार सवाल इस प्रकार का किया जा सकता है कि भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में कितनी बार हुआ है। तो आप देखेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे भारत शब्द का प्रयोग इस प्रकार से हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को। तो 2 बार भारत का क्या किया गया है, भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 2 बार हम कह सकते हैं भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना में भारत में सत्ता का जो स्रोत बताया गया है वो किसको बताया गया है, भारत के लोगों को बताया गया है। यहां ध्यान रखना, आपको कई बार इस प्रकार का ऑप्शन दिया जा सकता है कि निम्न में से सत्ता का स्रोत कौन है, प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत कौन है। तो एक ऑप्शन में भारत के लोग दिया जा सकता है और एक ऑप्शन में भारत के नागरिक दिया जा सकता है। यदि सूक्ष्म रूप से आप इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो आप टिक किस पर लगा सकते हैं, भारत के नागरिक पर भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में जो सत्ता का स्रोत है वो कौन है, भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक। शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। उसके अलावा जो प्रमुख तथ्य है वो ये है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, आपने देखा पिछली स्लाइड में, आपने देखा था कि केशवानंदन भारती जो 1973 का वाद था उसमें न्यायालय कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और इस निर्णय के पश्चात 1976 में सरकार क्या करती है, एक संविधान संशोधन बिल लाती है, संविधान संशोधन एक्ट लाती है, संविधान संशोधन अधिनियम लाती है। और इस अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़े जाते हैं। वो नए शब्द क्या थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आज तक भारत के संविधान के बनने से लेके आज तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और उसमें क्या किया गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को क्या किया गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब एक और तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें यदि हम प्रस्तावना के लिए,
तो प्रस्तावना में जो न्याय की बात कही गई है उसकी प्रेरणा प्रस्तावना में रूस की क्रांति से ली गई है। तो न्याय की जो बात प्रस्तावना में कही गई है उसकी प्रेरणा कहां से ली गई है? रशिया की क्रांति से ली गई है। जबकि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा शब्द का जो प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है वो कौन से देश की क्रांति से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है? उपयोगी हैं। कुछ अन्य तथ्यों को भी हम देखेंगे। वे तथ्य क्या है? आइए सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय रखी और विभिन्न शब्दों के माध्यम से प्रस्तावना का महत्व प्रकट किया। आइए देखते हैं। सबसे पहले अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर नाम के जो विद्वान थे उन्होंने प्रस्तावना को क्या किया? कहा भारत की सोच और स्वप्न की अभिव्यक्ति कहा। यानी प्रस्तावना क्या है? भारत के लोगों की सोच और स्वप्न की क्या करती है? अभिव्यक्ति करती है। इसी प्रकार के.एम. मुंशी ने, ये जो तथ्य हैं इनसे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये फैक्ट्स आपको कुछ ध्यान में रखने हैं। के.एम. मुंशी ने भारत के संविधान को क्या कहा? हॉरोस्कोप कहा, जिसके माध्यम से भारत के संविधान का पूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। ठाकुरदास भार्गव ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा? भारत के संविधान की आत्मा कहा, मोती कहा, भारत के संविधान की कुंजी कहा और मूल्यवान कहा। तो इन शब्दों के द्वारा नवाजा गया, किसके द्वारा? ठाकुरदास भार्गव द्वारा। किसको? संविधान की प्रस्तावना को। इसी प्रकार अर्नेस्ट बार्कर ने की नोट के नाम से, की नोट के माध्यम से क्या किया? व्यक्त किया, किसको? प्रस्तावना को। हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा कहा प्रस्तावना को, जबकि पालकी वाला ने संविधान का परिचय पत्र किसको कहा? भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा। तो इन कथनों से हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना के महत्व का पता लगता है कि किस प्रकार से भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान को दर्शाने की क्या थी? एक झलक थी। तो आज की क्लास में हमने प्रस्तावना से संबंधित विभिन्न शब्दों को देखा, उनके अर्थ को समझा और साथ ही साथ प्रस्तावना से संबंधित न्यायालयवाद और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात की। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।